हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी एमटीएस और हौलदार एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की सेशन में संभावित पेपर करने वाले वो भी एकदम अलग। तो साथियों, आपका पेपर 30 तारीख को हो या आने वाले किसी भी शिफ्टों में आपका पेपर है। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में जो हम लोग 65 क्वेश्चन करने वाले, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और आपके पेपर पे साथियों ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से भारी पड़ने वाला है, याद रहे दोस्तों। तो इसलिए साथियों हम आपको शुरू में ही बता दे रहे हैं कि आज का इस सेशन का आपका टारगेट रहेगा 60, क्योंकि दोस्तों आज का इस सेशन में जितने भी प्रश्न लिए गए ना, ये सवाल एमटीएस के लिए बार बार सवाल आने वाले हैं और साथ ही आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने साथियों चुनिंदा प्रश्नों का आकलन करके किया है। और साथियों जिस तरह से आपके पेपर में सवाल बनता है बिल्कुल वैसे ही आज की सेशन हम लोग प्रश्न करने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लास की टाइमिंग हमेशा याद आपके मन में रहना चाहिए, सुबह 8 बजे, दोपहर के 12:30 बजे और साथियों शाम को 6:30 PM पे। तो चलिए दोस्तों, टोटल नंबर आप क्वेश्चन 65 करेंगे, जिसमें साथियों जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। तो शुरू में आपको हम बता दें साथियों, यदि आपका पेपर में मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग करना है ना, तो आज के सेशन में जो है साथियों हम लोग मैथ के क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में वैसे ही प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैथ का क्वेश्चन अच्छे से हल करिएगा, तरीका समझ लीजिएगा। ओके, अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो साथियों जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो देखिए दोस्तों, आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का गठन साथियों ये आपका 1935 का अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भारत सरकार का अधिनियम साथियों 1935 हुआ था, इसके तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो याद रखिए दोस्तों, अशोक मेहता कमेटी ने की थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि साथ ही आपसे सवाल पूछ दिया कि अशोक मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। ऐसे भी सवाल आपके पेपर में पूछता साथियों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला वचन कहाँ दिया था, जो कि साथियों वहीं से उनका कार्य शुरू हो चुका था। तो याद रखिए दोस्तों, कहाँ से दिया था सबसे पहला वचन, तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और साथियों यही साथियों जो उनका पहला प्रवचन था, और यही बौद्ध ग्रंथ में क्या नाम इसका दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दे दिया गया था। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो साथ ही जो भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिए दोस्तों, ये क्या थे, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे साथियों, लेकिन उन्होंने साथियों 1951 में छोड़ दिया। और साथियों आपके पेपर में ये सवाल पूछता है नहीं, किसान मजदूर प्रजा का मतलब जो एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो जेबी कृपलानी ने किया था 1951 में। याद रखिए, जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से छोड़ा था 1951 में। तो याद रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भारत की प्रथम महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो साथ ही भारत की जो प्रथम महिला शासक कौन थी, तो सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान। और साथियों रजिया सुल्तान के पेपर में आपसे रिलेटेड 2 सवाल पूछता है, एक तो भारत की प्रथम महिला शासक के रूप में पूछता है, और इस तरह पूछता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रहे साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6, करो या मरो का नारा निम्न में से किसने दिया था। तो साथी करो या मरो का नारा आप सभी को पता होगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ओके, तो 1942 के तहत ये दिया गया था साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, नागझीरा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है। तो नागझीरा टाइगर रिजर्व साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन से यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8 क्या दिया है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है।
तो साथियों जो कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कोडागू में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो साथियों इसमें आपका पूरा पेपर का जो पैटर्न होता है उसका आकलन करके मैंने ये सेशन आपके लिए तैयार किया है साथियों, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हर एक क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से बारीकी समझ के उसे याद करेंगे। तो हाइड्रोजन साथियों सल्फाइड प्रदूषक का जो मुख्य स्रोत है वो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक यदि हम बात करेंगे तो साथियों रोहिंटन मिस्त्री थे। ऑप्शन बी रोहिंटन मिस्त्री आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। वॉशिंग सोडा को साथियों और क्या नाम से जानते हैं आप लोग? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं ना, जो कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है ना। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के भी नाम से जाना है जो कि Na2CO3 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो साइटोलॉजी साथियों किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो एक कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। निम्न में से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए जो दिया जाता है साथियों पुरस्कार, उसका नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था साथियों? याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऐसे सवाल पूछता है, ये तो संगठन से सवाल आपके पेपर में पूछता ही है। ऐसे भी सवाल पूछता है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए दोस्त 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ से हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका न्यूयॉर्क में है। याद रखेंगे सभी दोस्त। और इसका मुख्यालय साथी हमने जस्ट आपको बताया कि न्यूयॉर्क में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इस समय साथी फिलहाल में 193 इसमें देश शामिल हैं। 193 देश शामिल है यूएनओ में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। निम्न में से कौन इन ग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डीड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इन ग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डीड टू इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करें तो शशि थरूर है। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो साथियों आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो सबसे अधिक अपवर्तनांक और एक सबसे कम वाला। तो दोस्त आप यहाँ से अच्छे से ध्यान देंगे, जो कि साथियों सबसे अधिक तो हीरा का होता है, जो कि साथियों 2.42 होता है। और साथियों सबसे कम एयर का होता है, वायु का सबसे कम होता है, जो कि साथियों 1.003 होता है। याद रखिएगा, सबसे कम याद रखिए और सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक और सबसे कम आपका वायु का 1.003 होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के साथ जो पहली परियोजना स्कीम थी वो थी साथी आपका नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यही साथियों आपसे ऐसे भी सवाल पूछता है कि जो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्यों में फैला है? तो याद रखिए दोस्तों 3 राज्यों में फैला है। एक तो तमिलनाडु राज्य में फैला है, दूसरी साथियों केरल में फैला है और साथियों एक कर्नाटक में। केरल, कर्नाटक और साथियों तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में फैला है, जो कि साथियों 1986 को इसको क्या किया गया था? लाया गया था। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20।
1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्यालय प्रवक्ता कौन बन गया? तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में साथियों कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी, याद रखेंगे। और 1934 के बाद मुस्लिम लीग का जो मुख्य प्रवक्ता बन गए थे वो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों आर्टिकल 124 के तहत ऐसा किया गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति साहब करेंगे। ऑप्शन यहाँ से बी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 22, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। बताइए साथियों, ऑप्शन के हिसाब से इसका आपको राइट ऑप्शन देना है। जैसे कि गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो साथियों गोमती है। ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना साथियों आप सभी को पता होगा गोरखपुर में हुआ था। तो ये किस डेट को हुआ था मेरे भाई? चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी दोस्त हमें बताएंगे। तो चौरी चौरा घटना हुई थी आपका 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज घोषित आप सभी को पता होगा लाहौर का अधिवेशन हुआ था ना 26 जनवरी 1930 को। अगर इस तरह आपको दे दिया जाए डेट, मान लीजिए जनवरी का महीना न दिया है तो आपको साथ ही वो जनवरी फरवरी किस महीने में पड़ता है, कौन सा दिन मतलब कौन सा महीना का नंबर आता है, इस तरह से याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए 26/1/1930 यानी 26 जनवरी 1930 जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था साथी, इसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज मांग की प्रस्ताव की गई थी ना। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? जो साथी 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए का मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे वकील, वो थे भूलाभाई देसाई। याद रखिएगा भूलाभाई देसाई। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो किसी स्थान का जो मानक समय साथियों निर्धारित करने का केवल एक ही आधार होता है, वो प्रधान मध्य रेखा होता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। आप सभी को पता होगा साथियों एक प्रकार का जो गौरक्षा होता है इसके मुद्दे बिहार में इसलिए हुआ साथियों क्योंकि बिहार में आप सब पशु मेला एक लगता है ना, सोनपुर का पशु मेला लगता है। आपके पेपर में पूछ सकता है कि सोनपुर का मवेशी मेला कहाँ लगता है, तो साथियों वो आपका बिहार में लगता है। इसलिए साथियों वहाँ पर जो कि शाहाबाद में, एक तो गया में, पटना, इन जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो ये वर्ष 1917 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो बताइए दोस्तों, प्रकाश के पथ में रास्ते में एक मतलब वस्तु के आने के पर छाया का निर्माण होता है। तो क्या आता है? अपारदर्शी वस्तु के आने पर क्या होता है? छाया का निर्माण होता है, अपारदर्शी का। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 29, रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो बताइए साथी, रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथी भरतनाट्यम से है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? बताइए इसे 30 का राइट ऑप्शन। तो सबसे पहले साथियों आप आर्टिकल याद रखेंगे इससे रिलेटेड, जो आर्टिकल 110 तीसरा है साथियों, जैसे क ख ग होता है, तो इस साथियों आर्टिकल 110 के तहत किया गया साथियों कि तय करेगा कि संसद में जो रखा जाने वाला कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक या नहीं। तो ये साथियों अध्यक्ष के लोकसभा करेंगे का है साथी। याद रखिए अध्यक्ष के लोकसभा, बिल्कुल भूल कर भी आप लोग राष्ट्रपति नहीं करेंगे। अगर साथियों यही अगर ऐसे पूछा सवाल में कि आर्टिकल जो 117 होता है
जो साथी आर्टिकल 117 इसके तहत साथियों जो धन विधेयक की प्रेसिडेंट की सिफारिश पे साथियों 100 आर्टिकल के तहत 17 जो आपका 100 आर्टिकल है 17 इसके तहत धन विधेयक के जो प्रेसिडेंट की सिफारिश में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 117 जो आपका अनुच्छेद है इसमें साथियों जो धन विधेयक की प्रेसिडेंट के सिफारिश की वजह से साथियों लोकसभा में पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। अब देखिए यहाँ से आपका इंग्लिश के क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखेंगे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स, यू मस्ट योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस। इसका मतलब साथियों कि आपका अपना जो कैरियर दोस्त साथियों पूरी गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप इस समय तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो कैरियर साथियों बिल्कुल गंभीरता से आप लोग लेकर बढ़ा रहे हैं, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, यू मस्ट परसू। परसू का मतलब क्या होता है, पानी की मतलब कि एकदम कोशिश करना, बिल्कुल आप लोग पानी की कोशिश कर रहे हैं तो यू मस्ट परसू योर कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस। इसका मतलब आपका अपना जो कैरियर है पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। याद रखिए फॉलो तो नहीं करेंगे, बिल्कुल फॉलो कंप्लीट डायरेक्ट। परसू साथ पाने की कोशिश करना, भाव के जिस तरह से सेंटेंस दिया जाता है उसके भाव के तहत हम लोग हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे। आपके पेपर में साथियों भाव के अनुसार ही पेपर देंगे। ऐसा नहीं कि साथियों आपको क्वेश्चन पढ़े और आंसर लग रहा है, लेकिन दोस्त उसका ऑप्शन कुछ अलग भी हो सकता है, भाव के अनुसार दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। अ डॉग इज अ एनिमल, इसका मतलब क्वाड्रप्ट। डॉग कैसा होता है, अब आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, चौपाया। अब चौपाया का मतलब क्या होता है, जो जानवर साथियों आपके 4 पैर वाले होते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रप्ट। तो डॉग इज ए क्वाड्रप्ट एनिमल है कि नहीं, कुत्ता एक 4 पैर वाला जानवर है कि नहीं बताइए। और क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, चौकड़ी होता है मेरे भाई। और क्वाड्रपल का मतलब एक प्रकार का चौगुनी बोल सकते हैं आप लोग। और क्वाड्रेंगल का मतलब आहर्ता होता है, अहाता होता है, याद है। और डॉग इज ए क्वाड्रप्ट होता है जो कि जिसके 4 पैर होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है साथी, बताएंगे। राइट ऑप्शन तो याद रखिए कमोरेटिव साथी, क्या है कमोरेटिव, ऑप्शन सी का हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन, बिल्कुल ध्यान से देंगे। कमोरेटिव का मतलब, कॉमरेट का मतलब क्या होता है साथी, मनाना एक प्रकार का होता है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो साथियों म्यूटिनियर्स, ये सारे आपके म्यूटिनियर्स दिया है। अब म्यूटिनियर्स का मतलब क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का विद्रोहियों, जो विद्रोहियों होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, तो साथी आपका म्यूटिनियोरो बोलते हैं। तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, याद रखिए उसका राइट स्पेलिंग MUTINEERS होता है, म्यूटिनियर्स होता है साथी, जिसे विद्रोही बोलते हैं। तो डी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। अब डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा, जैसे कोई डिस्ट्रक्टिव करता है, विनाश कर देता है, विनाशकारी होता है ना, तो क्या स्ट्रक्चरल हो जाएगा, रचनात्मक होगा, संरचनात्मक होता है, या कंस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, रचनात्मक होता है, एक प्रकार का निर्माण होता है। उस पर स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक, बनावटी, संबंधी। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव दिया है जिससे विनाशकारी, तो हम इसका क्या बोलेंगे, रचनात्मक बोलेंगे ना, निर्माण बोलेंगे ना, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन, डिस्ट्रक्टिव का कंस्ट्रक्टिव होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। करप्ट का एंटोनिम बताइए। जैसे कोई करप्ट करता है तो उसे हम क्या बोले, ऑनेस्ट बोल देंगे ना, बताइए। ऑनेस्ट तो बोल सकते कि अनक्लीन, हम तो सिनोनिम्स तो करना नहीं है मेरे भाई, सिनोनिम्स तो हमें इसमें बताना नहीं है, हमें तो क्या करना है, एंटोनिम जो कि विलोम शब्द अपोजिट बताना रहता है। यही पे पूछता है कि इसका सिनोनिम बता, अनक्लीन, हर्टलेस, हेटफुल होता है। लेकिन साथियों जो आपका करेक्ट मतलब कोई करप्शन करता है तो इसका क्या हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो साथियों सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है, ये आप ध्यान देंगे। तो एब्सॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित कर लेता है अपने अंदर ना, तो उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिंग बोलते हैं। तो कंसंट्रेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सभी को ध्यान केंद्रित होगा क्या, कि इनग्रॉसिंग होगा, मनोरंजन वाला, मनोरंजक होगा, या आपका इनग्रॉसिंग होगा, या आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको साथियों देख रहे होंगे कि जो आपका कॉन्सेंट्रेटिंग है और इन रीचिंग है साथी, और आपका फैसिनेटिंग, ये आपके साथियों सिनोनिम्स है,
याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद साथियों एब्जॉर्बिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग इनग्रॉसिंग हो जाएगा। इनग्रॉसिंग का मतलब आप समझ सकते हैं एक प्रकार का इंटेंसली आपका, और क्या बोल सकते हैं, जैसे मनोरंजन भी बोल सकते हैं साथ ही, और समृद्धि भी बोल सकते हैं। तो और इनरीचिंग का मतलब क्या होता है, इनरीचिंग का मतलब समृद्धि होता है, और फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का एब्जॉर्बिंग क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन इनग्रॉसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेज। तो बताइए साथियों, आपको बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेज बताना है इसका। जैसे कामनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग इज कॉल्ड, जैसे कि पीड़ा के प्रति मतलब कि शांति और उदासीनता है ना। जैसे कोई पीड़ा होता है साथियों, उसके प्रति हम लोग बहुत ही शांति और उदासीन रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कामनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग इज कॉल्ड क्या, स्टोइसिज्म बोलेंगे। स्टोइसिज्म का मतलब क्या होता है, वैराग्य होता है। और डिस्पेयर का मतलब क्या होता है साथी, निराशा बोलते हैं। एगोनी का मतलब पीड़ा होता है। और मेटेरियलिज्म का क्या मतलब होता है, भौतिकवाद होता है। तो कामनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, वैराग्य, स्टोइज्म बोलेंगे। कैसे, तो स्टोइज्म ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से ये हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेज। तो साथियों आपको फिर से एकदम बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड का बताना है। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड। तो साथियों एक से अधिक पति रखने की प्रथा को क्या बोलेंगे, तो मेरे भाई क्या बोलेंगे, राइट ऑप्शन बताइए। तो याद रखिए पोलेंड्री बोलते हैं। क्या साथियों, पोलेंड्री बोलते हैं, जो कि एक से अधिक पति रखने की प्रथा को पोलेंड्री बोला जाता है। याद रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 देखिए। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कर्टेल का मतलब क्या होता है, कर्टेल का मतलब छोटा, कम, कम किया हुआ, छोटा या कम किया हुआ। तो प्रिंड्यूड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताइए फटाफट बताएंगे। तो जैसे कर्टेल का आपका मतलब क्या होता है, छोटा, तो इसमें आपका लेंथेड हो जाएगा। लेंथेड, लेंथेड मतलब क्या होता है, लंबा होता है। ध्यान देंगे, यही आपसे कर्टेल का मान लीजिए सिनोनिम्स पूछ दिया जाए, तो सिनोनिम्स आपका कर्टेल का देखिए क्या होता है, एक तो ट्रिम्ड होता है साथ ही, और प्रून्ड होता है स्लैश्ड। ये आपके कर्टेल का सिनोनिम्स है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों साथी आपके कर्टेल के क्या है, ये साथी आपके सिनोनिम्स है। लेकिन जो आपका लेंथेड है ना, ये आपका साथी अपोजिट मीनिंग है। जैसे कर्टेल का मतलब होता है छोटा या कम, बहुत कम, उसके बाद लेंथेड मतलब लंबा होता है। याद रखेंगे आप लोग। ओके दोस्त, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा सॉल्व का राइट ऑप्शन, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब बताइए, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबाउट बट वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो साथ ही आप देखेंगे कि मतलब आप कहीं घूमने जाते होंगे, तो कोई अपना जैसे कि कोई झुप्पी झोपड़ी उपड़ी लगा के रहता है, उनके पास परमानेंट अपना खुद का घर नहीं रहता है। वो कहीं देखेंगे आज यहाँ रहेंगे तो कल वहाँ जाएंगे, तो ऐसे अपना रूम बना बना के रहते हैं। जैसे आज यहाँ पर हैं तो कल देखेंगे यहाँ पे अपना रूम बना के रहेंगे, फिर उसके बाद इधर आएंगे, ऐसे उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं ना, कि उनके पास कोई घर नहीं अपना जिससे हम लोग पहले के लोग जिससे उसे खाना बदोश बोलते थे। प्राचीन हिस्ट्री के इतिहास में खाना बदोश बोला जाता था उन लोग को, या घुमंतु बोला जाता था। तो उसको क्या बोलते हैं, नोमैड बोला जाता था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, और यदि हम ये भी बात करें साथ, तो ट्रॉन्ड का मतलब, तो इसका तो नोमैड हो जाएगा, जो कि खाना बदोश घुमंतु। ये ट्रॉन्ड का मतलब होता है तो बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित रहने वाला बच्चा, बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थिति रहने वाला बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉन्ड बोलते हैं। और साथियों, और यूसरर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सुंदर रेखा मतलब सुदर्खा, और आपका साथियों पॉन्ड्रेट का मतलब विचार करने वाला होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिव द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है, मुहावरा, जिसे आप लोग जानते हैं। तो ब्रेक स्वीट, इसका मतलब ब्रेक स्वीट का मतलब अत्यधिक प्रयास करना या कड़ी परीक्षा करना। जिससे कोई बोला जाता है ना, बहुत प्रयास करो, कड़ी परीक्षा करा, कड़ा परीक्षा करना, तो परिश्रम करना भी उसे बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक स्वीट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट हो जाएगा। टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत कड़ा परिश्रम करना, उससे क्या बोलेंगे, तो टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो साथियों इस सेंटेंस में कोई पार्ट ऐसा कि यदि एरर है तो एरर बताइए, यदि नहीं है तो आप नो एरर चूज कर सकते हैं। आपके पेपर में इससे 2 प्रश्न आएगा, एक नहीं साथियों 2 प्रश्न आएगा। पहला ही चैप्टर आपका स्पॉटिंग एरर है, जैसे दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। इसका मतलब साथियों यह सबसे अनोखी चीज़ है जो मैंने अपने जीवन में कभी देखी है। इसका मतलब सेंटेंस का भाव के अनुसार आप देख सकते हैं। यदि साथियों आपके पेपर में इस तरह का सेंटेंस आए कि मोस्ट लगा और यूनिक लगा, जो कि सुपरलेटिव, क्या साथियों ये सुपरलेटिव है, हमेशा याद रखिए। हमेशा यूनिक में साथियों जो यूनिक वर्ड है ये ना, यूनिक का प्रयोग साथियों सुपरलेटिव में प्रयोग नहीं होता है। जो सुपरलेटिव होता है ना साथी, जिसमें लास्ट में आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें कि EST लगा रहता है या आपका AST लगा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव पहचानने का तरीका है। तो साथियों इसमें आपका दिस इज मोस्ट यूनिक नहीं रहेगा, तो साथियों केवल आपका क्या रहेगा, दिस इज यूनिक केवल रहेगा। क्या साथियों, केवल इसमें दिस इज यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ होगा। तो याद रखिए दोस्तों, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज मोस्ट यूनिक क्या है, रॉन्ग है साथी। याद रखिए, हमेशा याद रखिए जब भी सुपरलेटिव आए यूनिक का प्रयोग मतलब सुपरलेटिव में नहीं होता है मेरे भाई, केवल क्या होगा, दिस इज यूनिक होगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। मे आई योर कोट्स मिस्टर एंड मिसेस मेसन। इसका मतलब मे आई टेक कि ट्रेक। ट्रेक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से पैदल लंबी, या टेस्ट किसी चीज़ का स्वाद लेना, चखना। ट्रैक, ट्रैक मतलब जिसे बोला जाता है ना, क्या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का हम लोग पीछा करते हैं तो ट्रैक बोला जाता है। और ट्रैक क्या क्या मतलब पैदल बहुत लंबी होती है, टेस्ट मतलब स्वाद। टेक, मे आई टेक योर कॉट्स मिस्टर एंड मिसेस मेसन। इसका मतलब साथियों क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ श्रीमती या श्रीमान मिशन। तो टेक होगा इसका राइट ऑप्शन, डी क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। इट इज़ नॉट दैट यू सीम हर्टलेस। तो साथियों हर्टलेस का मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंग सिनोनिम्स पर्यायवाची। बताइए हर्टलेस का मतलब क्या होता है, आप जानेंगे सो निर्मम, क्रू, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन, हर्टलेस का क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम। एरर बताइए इसमें कहाँ रंग गलती है साथियों। याद रखिए मेक श्योर यू नोन, यहाँ पे यू नोन दिया साथियों, यू नोन के स्थान में क्या होगा, यू नो होगा। नो का ये थर्ड फॉर्म है, जो KNOW हो साथियों जानना होता है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या है, नोन है। तो इसलिए साथियों यहाँ पे क्या होगा आपका, यू नोन की जगह क्या होगा, मेक श्योर यू नो होगा। यू नो हाउ टू स्विम, तो सी ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग है साथियों, यू नो होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे साथियों, आपका कंप्लीट सेंटेंस जो कि राइट ऑप्शन बनेगा, मेक श्योर यू नो होगा, केवल मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम। ओके, नोन नहीं रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथियों यहाँ से चूज करना इनकरेक्टली वर्ड, रॉबर, बैंकर, आर्टिसेट। आर्टिसेट का स्पेलिंग क्या होता है, अगर हम इसको सही करते हैं तो ऐसे तो सही करेंगे तो ये हम लोग का, लेकिन यहाँ पे ई दे रखा है तो लास्ट में ई जोड़ देंगे तो सी हो जाएगा, इनकरेक्टली हो जाएगा आर्टिसेट। आर्टिस्ट होता है। ओके, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। दैट कैन बी कैरीड और मूव्ड इजली। मतलब साथियों इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि जिसे आसानी से हम लोग ले जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट कैन बी कैरीड और मूव्ड इजली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैंडफुल हो जाएगा। हैंडफुल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक प्रकार का थोड़ा सा। और पोर्टेबल, यहाँ आपको 2 मीनिंग समझना बहुत जरूरी है साथी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या दिया है, पोर्टेबल और पोर्टेबल। यहाँ पे देखिए जैसे कि इन प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से तो ऑप्शन सी होगा, पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल का मतलब साथियों कि कोई चीज़ है जिसे आसानी से हम लोग ले जा सके, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं। लेकिन जो पोर्टेबल है ना, इसका मीनिंग आप लोग समझिए, मतलब कि पोर्टेबल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा साथियों कि पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोला जाता है। और इलिजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो, उसे इलिजिबल बोलते हैं। और हैंडफुल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा होता है। याद रखिएगा यहाँ इन पोर्टेबल और पोर्टेबल का मीनिंग आप समझिए। यहाँ पे पोर्टेबल का मतलब आपका साथी हो जाएगा जिसे आसानी से हम लोग ले जा सके, लेकिन पोर्टेबल का मतलब होगा मतलब कि आपका पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है। चलिए
नेक्स्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा, ध्यान देंगे, जिससे आसानी से हम लोग ले जा सकें। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 49। आई स्टैंड टू कैच हिज ऑप्शन, मतलब मैंने उसके विकल्पों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की, तो आई स्टैंड हार्ड टू कैच, क्या साथियों कठिन किया ना कैच, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल। आई स्टैंड हार्ड टू कैच हिज ऑप्शन, यानी मैंने उसके विकल्पों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत किया, कड़ी परिश्रम किया, हार्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50। इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपको करना है साथियों इसको, जैसे ही स्टार्टली अ न्यूली जॉब्ड ऑन ट्यूजडे, तो साथियों यहाँ पे न्यूली एक क्या है, न्यूली एक साथियों एडवर्ब है कि नहीं, ये बताइए, न्यूली एक आपका एडवर्ब है यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे हमेशा याद रखिए, यहाँ नाउन के पहले न्यू आपका आएगा तो किसका प्रयोग होता है, न्यू का प्रयोग होता है, ना कि न्यूली का प्रयोग होगा। कभी साथियों आपको नाउन दिख गया तो जैसे ही आपका है क्या है, नाउन है, तो इसके पहले किसका प्रयोग होता है साथियों, आपका न्यू का प्रयोग होता है। तो ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब होगा, केवल साथियों न्यू जॉब, ना कि न्यूली। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा, ग्रामेटिकली मिस्टेक कौन सा साथी, मतलब नो इम्प्रूवमेंट एज ए सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हमें बताना है। तो साथी यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब होगा ना साथी, न्यू जॉब होगा, केवल न्यू जॉब्स होगा साथी, और सॉरी केवल न्यू जॉब होगा, ना कि एस भी नहीं ऐड होगा इसमें, याद रखिएगा। कहीं अगर इस तरह का आपको दिख गया एडजेक्टिव बीच में रहे तो हमेशा याद रखिए नाउन के पहले साथी मतलब किसका प्रयोग होता है, नाउन का, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, इसलिए साथी एन न्यू होगा। नाउन के पहले साथियों, नाउन के पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, एडजेक्टिव न्यू का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, इसलिए अ न्यू जॉब आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बताइए आप सभी कितना स्कोर बना इस सेशन से। अब देखिए ध्यान से आप लोग मैथ के क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखिएगा सभी साथी, ओके। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या था, क्वेश्चन मैथ के वही होगा साथी जो आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल वो तरीका समझिएगा, क्वेश्चन इस बार मैथ का एक भी जाना नहीं चाहिए, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51। जी साथियों, तो अभी तक आप लोग जीएस, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए, जैसा कि एसएससी के एग्जाम में आता है मैथ का क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम में, तो फटाफट हम उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि 8000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या सीआई का, क्या होता है, सीआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में होता है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 के पावर टाइम -1, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। रख दीजिए वैल्यू, प्रिंसिपल कितना दिया है हमको, 8000 प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है, 15 है, डिवाइड बाई 100 और टाइम दिया है 2 साल -1। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो जाएगा हमारा 8000 ब्रैकेट के अंदर, फिर हमारा 1 प्लस 5 से काटेंगे तो ये देखिए 3 बचे 15 और ये 20 बार में कटेगा, यानी हमारा आया कितना, 3/20 के पावर 2 -1। सॉल्व और करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, तो देखिए यहां से बन जाएगा ये हमारा 8000, ये देखिए 20 एक कम 20 3 23 और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 -1। आप लोगों को लग रहा होगा हम बहुत तेज कर रहे हैं, पर टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है, इस वजह से ये बस कैलकुलेशन है। तो आप लोग कैलकुलेशन को क्या करिए, समझ के करते रहिए, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 8000 ब्रैकेट में, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 529 माइनस 400 डिवाइड बाई 400, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, कितना है हमारा 20 और ये गुड़े, देखिए एक 529 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 129, गुड़ा कर लीजिए 1290 और गुणा 2 करेंगे तो 2580 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 2580, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। बस कुछ करना नहीं था, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, CI इक्वल टू क्या होता है
प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट के अपॉन 100 के पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा कि मैनी है, कोई लड़की, कोई मैनी है, उसने एक एसी 12,000 में खरीदा, फिर उसकी धुलाई के लिए 400 रुपए और खर्च किए, उसके बाद उसे 14,000 में बेच दिया, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है, कॉस्ट प्राइस टोटल निकल के आ रहा है 12,000 का खरीद रही है, साथ में 400 उसके धुलाई पर खर्च कर रही है, तो टोटल बन गया कितना कॉस्ट प्राइस 12,400। ठीक है, अब बेच कितने में रही, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है 14,000 है, तो यानी उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 14,000 माइनस 12,400 करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा 1,600 आएगा, 1,600 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो हमारा लाभ प्रतिशत होता है वो किसके बराबर होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना है 1,600 का लाभ है, क्रय मूल्य कितना है 12,400 है गुणे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 31 बार में, यानी कि हमारा हो गया कितना है 400 डिवाइड बाई 31, भाग दे दीजिए, तो देखिए 31 से एक बार में भाग जाएगा 9 जीरो, मतलब 9 बचेगा शेष, 9 जीरो 90, तो 31 दूना 62 होगा। ठीक, शेष बचेगा 28, पॉइंट लगाइए 280 होगा, 280 यानी कि 9 बार भाग जाएगा, हाँ 9 कम 9, 9 त्रिक 27, हाँ 9 बार तो लगभग 12.9 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर 12.9 पर समथिंग कुछ भी आएगा इसके आगे भी, पर 12.9% हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है हमारा कि प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए राज, ये राज है राज्य नहीं है, 12 घंटे कार्य करते हुए राज एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए ताकि वह उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सा है M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू हमारा लग जाएगा क्या M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। तो देखिए राज है, अकेला आदमी है, तो अकेला कितने दिन में 12 दिन में, और कितना घंटा काम कर रहा है 12 घंटा, डिवाइड बाई एक ही काम है तो एक, ये बराबर राज है तो वहां पे भी एक लगाइए, D2 9 दिनों में काम उसको पूरा करना है तो 9 दिन, और घंटा हमसे पूछ रहा है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम, तो मान लीजिए वो H घंटे काम करेगा डिवाइड बाई 1। देखिए तो यहाँ से आप सिंपल सा बस काट लीजिए, देखिए 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 बार में इधर, ठीक, फिर 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी 4 चौका 16, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई 16 घंटे, यानी कि राज को प्रतिदिन 16 घंटे काम करना चाहिए ताकि वह उसी कार्य को 9 दिनों में कंप्लीट कर ले। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय का HCF क्या होगा। तो देखिए संख्याएं दी है 30, 45 है, 75 है, 105 है और 135 है, इन सब का हमको क्या बताना है, इसका HCF क्या होगा। तो देखिए HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो देखिए 30 से 45 में कॉमन क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है, 15 से काटेंगे तो 30 भी कटेगा, 45 भी कटेगा, 75 भी कटेगा, 105 भी कटेगा, 135 भी कटेगा, यानी ऑप्शन ए ही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, एचसीएफ निकालने का एक आसान तरीका होता है, जैसे अगर ढेर सारी संख्याएं दी रहती है, अगर ढेर सारी संख्याएं दी होती है तो क्या कीजिए, किन्हीं भी दो संख्याओं को लीजिए, या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं को लीजिए और उनका डिफरेंस देख लीजिए, उनका क्या कर लीजिए आप डिफरेंस देख लीजिए। अगर उनका डिफरेंस जैसे 30 और 45 को हम ले और इनका डिफरेंस देखें तो इसका अंतर कितना आएगा 15। तो देखिए 15 से भाग करके देखते हैं, अगर 30 में 45 में दोनों से 15 से अगर डिवाइड हो जाता है तो 15 ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट मेथड होता है, जैसे अगर आपको दो संख्याएं या 3 या 4 संख्या दी है और पूछा इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, क्या करिए किन्हीं भी दो संख्याओं को उठाइए और उनका अंतर ले लीजिए। ठीक है, जो भी अंतर आएगा उससे भाग करके देखिए, अगर भाग करने पर दोनों संख्याएं कट जाती हैं तो जो अंतर आया होता है नहीं वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि अनीता ने 120 में से 36 अंक प्राप्त किए, लेकिन बाद में उसके शिक्षक ने
6 अंक बढ़ा दिए तो उसके प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। ठीक, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे कि जैसे दे देगा कि मान लीजिए मतलब 100 नंबर का पेपर है, उसको मिल रहे थे 30 नंबर, मान लीजिए कोई आके 5 नंबर और बढ़ा दिया उसमें और पूछा कि अब बताइए उसका प्रतिशत में कितना बढ़ेगा। तो देखिए जो नंबर बढ़ा होता है तो जितना नंबर बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रतिशत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक ने कितने अंक बढ़ाए हैं, 6 अंक बढ़ाए हैं। टोटल नंबर कितना है 120 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर लीजिए आप गुणा। ठीक है, तो काट दीजिए। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे ये 2 बार में, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, यानी कि उसके अंक में टोटल कितनी वृद्धि हुई 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, कैसे किया हम, जैसे जो भी नंबर बढ़ेगा वही नंबर तो उसका प्रतिशत भी बढ़ाएगा। जैसे आप मान लीजिए कोई 100 नंबर का पेपर है, आपको 30 नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए शिक्षक मेहरबान हो गए और आपके नंबर 30 नंबर और बढ़ा दिए तो आपका प्रतिशत कितना बढ़ेगा। तो जो नंबर आपका 30 नंबर बढ़ा है वही ना उसी का ना प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए तो 30 नंबर का प्रतिशत निकालना है तो 30 बट्टे 100 गुणे 100 करेंगे तो यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 30% नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 6 नंबर बढ़ रहा है तो 6 नंबर बढ़ा है कितने में 120 नंबर का पेपर है तो इसी को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिए तो टोटल हमारा कितना आ गया 5%, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि 2000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 माह में 2400 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कि यानी कि बताना है हमें कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, कब, जब प्रिंसिपल या मूलधन कितना दिया हमारा 2000 दिया है, अमाउंट कितना दिया है 2400 यानी मिश्र धन या अमाउंट। तो देखिए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 2400 है और प्रिंसिपल कितना है आपका 2000। तो देखिए तो ये कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर दिया है पर समय हमको किसमें दिया है, समय दिया है हमें महीने में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए वर्ष में। तो 12 महीने का टाइम कितना हो जाएगा आपका 1 वर्ष हो जाएगा, तो बस निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यही फॉर्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 400 का ब्याज मिल रहा है कितने पे 2000 रुपए पे, और रेट हमसे पूछा है और टाइम है 1 साल डिवाइड बाई 100। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 20 से काटेंगे इसको तो 20 दूना 40 और 1 जीरो बच जाएगा, यानी रेट कितना आ गया यहाँ से हमारा R इक्वल टू 20%। तो यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है आपका, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 1/2 का 16/5 प्लस 1/8 का 24/9 गुणे 18/12 12 माइनस 5/8 का मान क्या होगा। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, देखिए कितना दिया 1/2 का 16/5 प्लस 1/8 का 24/9 गुणे 18/12 माइनस 5/8 है। तो चलिए तो देखिए जब यहाँ पे बॉडमास का नियम लगेगा, जब भी ऑफ या का होता है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं बाकी सबको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 1/2 का निशान हटेगा तो गुणे का चिन्ह आता है, तो 16/5 प्लस 1/8 यहाँ पे का है तो इसको भी हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा 24/9 गुणे 18/12 माइनस 5/8। चलिए काटते हैं, जो जो कटता है काट देते हैं। तो देखिए 2 से 1 बार में, 2 से ये कटेगा 8 बार में। ठीक, तो कितना बचा यहाँ पे हमारा 8/5 प्लस देखिए यहाँ पे 8 से काटेंगे 1 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, इसको काट दीजिए 9 से काटेंगे 1 बार में, इसको काटेंगे 9 से 2 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 गुणा 2 6 बना, 6 से काटेंगे इसको तो ये कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, नहीं सब काट के बस बचा कितना 1/2 और साथ में माइनस 5/8 है। ठीक है, अब देखिए 8 5 और 2 है तो इन सबका एलसीएम कितना होता है आपका 40। तो यहाँ पे देखिए करेंगे तो 5 8 40 8 8 64 प्लस 2 से 20 बार में माइनस 8 5 40 5 5 25, यानी देखिए कितना आया 20 माइनस 25 माइनस 5 और 64 माइनस 5 करेंगे तो 59 और डिवाइड बाई 40, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट
आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक दुकानदार अपने माल पर 20% का लाभ अर्जित करता है। चोरी के दौरान वह अपना 20% माल गवा देता है, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा? तो देखिए इसको करने का 2-3 मेथड है। तो हम लोग एक सिंपल सा मेथड लगाते हैं। पहले कौन सा वाला? मान लीजिए उसका पहले 100 रुपए का चीज था, उसका कोई चीज, और 100 रुपए पे वो कितना कमा रहा था? 20%, तो कितना बन गया? 120 रुपए बढ़ के बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर से कोई चीज 100 रुपए में थी, अब चोरी हो जा रहा है तो 20% गवा दे रहा है, उसके पास बचा कितना? 80%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टोटल कितना हुआ। तो देखिए इधर के किसी भी चीज को इधर से किसी चीज से काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का आपस में क्या होता है? गुणा होता है। तो देखिए ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है नहीं, तो यहाँ पे 100 रहने देते हैं। 100 से कितना हो गया? 12×8 = 96, यानी 100 में कितने की कमी हो रही है? -4 की। वहीं उसको 4% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। एक तो ये मेथड है, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, बाकी दूसरा मेथड एक सक्सेसिव है कि अगर एक पे क्या हो रहा है? किसी वस्तु पे समान लाभ हो रहा है और समान क्या हो रहा हो? हानि हो रहा है। समान लाभ और समान हानि हो रहा है, तो उस दशा में क्या होता है? सदैव क्या रहती है? उस दशा में सदैव हानि ही होती है। ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु पर या किसी दुकानदार को 20% लाभ 20% हानि हो रहा है, तो उसका ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? तो उस दशा में उसको सदैव हानि या सदैव लॉस ही होगा। और वो लॉस कितने के बराबर होता है? -a² / 100 के। ठीक है, कितना हानि होता है? -a² / 100। ये क्या है? जितने का लॉस हुआ है उतना ही हानि हुआ है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना दिया है आपको? 20 दिया है। ठीक, तो वैल्यू रख दीजिए। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि इसकी दशा में हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, तो -20² / 100। तो 20 का स्क्वायर आपका कितना होता है? आपका 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 / 100। तो 0 0 कट गया, फिर भी यहाँ पे कितना आ गया? 4%, और माइनस साइन है तो माइनस का मतलब क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तो कोई सा भी मेथड आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? 13 सेंटीमीटर लंबाई, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ है। घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो देखिए जब भी कोई घनाभ होता है और उसके विकर्ण की लंबाई हमको निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है D = L² + B² + H²। यही फॉर्मूला हमारा होता है सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, या जो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो रख दीजिए वैल्यू। लंबाई कितना दिया है? 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना दिया है? 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। तो देखिए जोड़ दीजिए, 9 1 10 0 0 हो जाएगा आपका। एक हासिल, तो 0 और 2 2 और 1 3 और 3 6 9, तो 9 आ जाएगा आपका। फिर 4 1 5 1 6 690। अब देखिए √690 की वैल्यू कितना होगा? तो देखिए √690, तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो इसी के आसपास वाला कोई स्क्वायर देखिए, तो इसके आसपास वाला एक स्क्वायर 26 का होता है 676, और 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, ये है 27 का स्क्वायर है और ये आपका 26 का स्क्वायर है। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन 27 वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बस एक ही 26 वाला ऑप्शन दिख रहा है। देखिए क्या है? 676 690 676 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 26 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 26.26 या 27 सेंटीमीटर यही इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। निकालने के लिए क्या है, आप ऐसे करिए 690 पेयर बनाइए, देखिए करने को तो ले जाएंगे बट टाइम लगेगा, तो इसका उतना टाइम तो एग्जाम में रहता नहीं है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा के फटाक से हम लोग आंसर देके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि A/B 3/2 है, B/C 7/5 है, C/D 10/3 है। तो A और D निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करिए,
या तो पहले बी को बराबर करिए, फिर सी को बराबर करिए, फिर तब जाके आप काउंट कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ए बी सी डी पूरा अनुपात ही निकाल लेते हैं। तो ए बी सी और ये डी अनुपात निकालने के लिए ए और बी का कितना अनुपात दिया है 3 और 2 का, बी और सी का कितना दिया है 7 और 5 का, सी और डी का कितना दिया है 10 और 3 का। तो देखिए संयुक्त अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संयुक्त अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे या तो तिरछे तिरछे गुणा करिए, ठीक है, तिरछे तिरछे क्या कीजिए या तो गुणा कीजिए, या गुणा नहीं करना चाहते हैं आप लोग सिंपल सा मेथड लगा लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 3 2 सी और डी खाली है तो यही जो बी वाला आ रहा है इसी को रिपीट करके लिख दीजिए, 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम नीचे वाले में 7, इधर देखिए 7 के इस साइड खाली है तो यहाँ पे 7 भर दीजिए, इधर 5 है 5 के आगे खाली है तो 5 कर दीजिए, ठीक है। अब 10 इधर है, इधर देखिए 2 प्लेस खाली है तो यहाँ पे अब 10 लगा लीजिए, अब 10 लगा लीजिए, ठीक है। कर लीजिए, कैसे करते हैं, इन सभी का गुणा कर लेते हैं आपस में। तो करेंगे गुणा तो 3 गुणे 7 गुणे 10 रेशियो हो जाएगा आपका 2 गुणे 7 गुणे 10 रेशियो आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 10 रेशियो 2 गुणे 5 गुणे 3। तो देखिए कट रहा है कुछ, सब में कॉमन है, हाँ 10 यहाँ पे भी मिल रहा है, 10 यहाँ पे भी मिल रहा है, 10 यहाँ पे भी मिल रहा है और 5 दूना 10 यहाँ पे भी मिल रहा है। तो चलिए टोटल वैल्यू कितनी है 7 त्रिक का 21 रेशियो 7 दूना 14 रेशियो 5 दूना 10 रेशियो 3। हमसे पूछा किसमें किसमें है, ए और डी में। तो ए और डी का देखिए ये ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू, तो ए रेशियो डी आपको निकालना है। तो ए रेशियो डी हो जाएगा आपका 21 रेशियो 3। तो देखिए 3 से कट जाएगा 7 रेशियो 1, यानी 7 रेशियो 1 ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि 37 और 41 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही कैसे हैं, सहअभाज्य हैं और सहअभाज्य का एलसीएम कितना होता है, दोनों का बस मल्टीप्लाई करके लिख दे। सहअभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों में कॉमन केवल एक मिले, ठीक है, को प्राइम कहते हैं या सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं कि जिसमें केवल कॉमन एक मिले। तो ये देखिए 37 भी किसी से नहीं कटता है, 37 या तो 1 से कटेगा या 37 से, और 41 भी क्या होता है आपका या तो 1 से कटेगा या 41। तो इनका एलसीएम क्या होता है, बस दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए आप लिख दीजिए। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 37 और ये गुणे 41, गुणा करके 7 देखिए किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है, ये कहीं ऑप्शन है। तो 1570 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुणा करने की भी जरूरत हमें नहीं है, बस यूनिट डिजिट देखिए सबका डिफरेंट है, बस यूनिट डिजिट 7 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी है वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि 1800 को ए और बी के बीच क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताइए इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए ये कितने अनुपात में बांट रहा है, टोटल 5, मतलब 2 ए के पास जा रहा है, 3 बी के पास, तो यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल है 5 यूनिट, कितनी है 5 यूनिट है, दोनों में 5 यूनिट बांटा जा रहा है, तभी ना रेशियो ए और बी का रेशियो 2:3 आ रहा है, यानी 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट किसके बराबर है आपके 1800 के बराबर है। और ए को मिल कितना रहा है, ए को मिल रहा है बस 2 यूनिट, रेशियो कहिए यूनिट कुछ भी कहिए, तो ए को मिल रहा है 2 यूनिट। देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1800 बट्टे 5 गुणे 2। तो देखिए कर लीजिए, तो ये काटेंगे आप तो आपका 3 6 0, यानी गुणा करेंगे 360 का 2 में तो 720 रुपया, ठीक है। तो ए को कितना मिल जाएगा 720, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि 6 के पहले 4 गणकों का, गणकों नहीं होगा यहाँ पे गुणक होगा, 6 के पहले 4 गुणकों का औसत क्या होगा। तो देखिए जब भी दे दे किसी संख्या के n गुणकों का औसत क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई n है, n के पहले m संख्या या n के पहले m गुणकों का औसत क्या होगा। अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल जाए, n के पहले m गुणकों का औसत अगर आपसे पूछ ले, गुणकों का औसत अगर आपसे पूछ ले,
कि m के पहले 4 गुणकों का औसत कितना होगा, तो इसका एवरेज का सिंपल सा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में आपका m+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n के बदले कितना दिया आपका 6, तो 6 के पहले 4 गुणकों का औसत बताना है, तो कैसे निकालेंगे, तो औसत हो जाएगा 6 और 4 साथ में 1 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 गुणे 5 कितना आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिए n के पहले m गुणकों का औसत कितना होता है, तो एवरेज बराबर होता है n ब्रैकेट में m+1 डिवाइड बाई 2। n और m में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा कि n को इसको किसको लेना है और m किसको लेना है, नहीं तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कह रहा है कि पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य 400 रुपए है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का बट्टा दिया। दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का बट्टा दिया। बट्टा देने का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट करना या छूट करना। क्या मतलब होता है, डिस्काउंट या छूट। तो ठीक, तो देखिए कोई चीज कितने की है, 400 की है, उसी पे हम लोग कितना 10% की छूट दे रहे हैं, यानी टोटल कितने की वैल्यू छूट दे रहे हैं, तो 0 से काट दिए 40 रुपए की क्या कर रहे हैं हम लोग, छूट दे रहे हैं। अगर 40 रुपए का छूट है तो देखिए कितने में बेचा होगा, तो देखिए 400 रुपए पे 40 रुपए का छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा 360 रुपए में। 360 है कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है हमारा, कि दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। जैसे दो संख्याएं 6 और 2 दी हैं और एक समीकरण दिया है, बोला कि इसमें 6 और 2 को आपस में रिप्लेस कर दे तो इस समीकरण का वैल्यू क्या होगा। चलिए करके देखते हैं। तो 9 भागे 6 और 2 को रिप्लेस में करना है, तो 2 है तो 2 के बदले 6 आ जाएगा, गुणे 2 + 5 - 1। ठीक है, देखिए 9 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1.5 बार में, गुणे 2 + 5 - 1। देखिए 1.5 में 2 का गुणा करेंगे 3 + 5 - 5 3 8 - 1 कितना आया 7। है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, बाकी आप लोग ज्यादा एग्जाम में टाइम बचा नहीं है तो मन से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी बस करते रहिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।